हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पाइमा। एम्पाइमा की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एम्पाइमा बोलते किसे हैं। देखो, एम्पाइमा की डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ अ पस इन ए प्लूरल कैविटी। फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है, फ्लूइड के अंदर क्या हो गया कि पस का एक्यूमुलेट भी होने लग गया, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एम्पाइमा। और हो कर रहा है प्लूरल कैविटी। अपने पास जैसे कि ये लंग्स है, ठीक है, और जो प्लूरा होती है वो दो मेम्ब्रेन होती है। बाहर की तरफ जो चेस्ट वॉल से अटैच होती है उसको तो अपन बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और अंदर की तरफ लंग्स से अटैच है इसको अपन बोलते हैं विसरल प्लूरा। और प्लूरल कैविटी किसे बोलेंगे कि जब पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है इसको अपन प्लूरल स्पेस बोलते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। और इस कैविटी के अंदर क्या हो जाता है? फ्लूइड यानी कि पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इस कंडीशन को अपन बोलेंगे एम्पाइमा। आई बात समझ में यहाँ तक? एम्पाइमा किसे बोलेंगे? ये अपनी जो प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी के अंदर क्या होता है? पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं एम्पाइमा। अब इटियोलॉजी देखते हैं कि एम्पाइमा किस वजह से होता है। देखो, इटियोलॉजी क्या बोलती है? ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं निमोनिया। निमोनिया का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एम्पाइमा। निमोनिया में क्या होता है कि जो एल्विलाई होती है, एल्विलाई के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वो जो इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन हुआ है, वो आगे चल के यानी कि और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, यानी उसमें पस का भी एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। उस कंडीशन को अपन बोल देंगे एम्पाइमा। और ये किसकी वजह से हो रहा है? पहले निमोनिया हुआ, निमोनिया का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एम्पाइमा। देन नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा चेस्ट ट्रॉमा, यानी कोई जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई चेस्ट इंजरी हो गई, उसकी वजह से भी पस का एक्यूमुलेशन हो सकता है। हीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स किसे बोलते हैं अपन? जो अपनी थोरेक्स यानी चेस्ट से रिलेटेड है, जो उसके अंदर क्या होता है कि ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, पस की जगह ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है, और उसके बाद अगर उसका हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या होगा कि ब्लड का तो हुआ है, ब्लड के साथ साथ वहां पस का भी एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कारण ये भी बन सकता है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस, यानी लंग्स में कोई ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, उसका इन्फेक्शन लग गया, तब भी क्या एम्पाइमा वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साइन सिम्टम क्या होंगे। देखो, साइन सिम्टम क्या होंगे? जब भी एम्पाइमा वाला पेशेंट होगा वो मतलब उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है। मैंने बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया कौन कौन सा हो सकता है? स्टेप्टोकोकस हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस हो सकता है, पायोजेंस हो सकता है, मतलब ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी एम्पाइमा वाला पेशेंट होगा तो अपने पास साइन सिम्टम क्या लेके आएगा? इन्फेक्शन हुआ है तो फीवर तो होगा ही होगा, फीवर होगा, उसको बॉडी का टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ मिलेगा, प्लूरल पेन होगा। ऑब्वियसली अगर उसकी प्लूरल कैविटी है या फिर उस प्लूरल स्पेस है, वहां अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो भी कौन सा? पस का एक्यूमुलेशन हो गया, तब उसको क्या होगा? पेन होगा। और वो प्लूरल पेन का मतलब क्या होगा कि वहां शार्प पेन होगा, जो चेस्ट पेन होगा उसको वो शार्प होगा। ड्राई कफ होगा, डिस्पनी, यानी कि उसको फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया तो उसको डिफिकल्टी होगी, किसमें? सांस लेने में उसको डिफिकल्टी होगी। एनोरेक्सिया वाली कंडीशन होगी, उसकी एपेटाइट भी कैसे हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, खा पी अच्छे से नहीं पाएगा तो उसका वेट लॉस होगा। एक्सेसिव स्वेटिंग इन नाइट, और नाइट में क्या होगा कि उसको स्वेटिंग जो है वो एक्सेसिव होगी, ज्यादा होगी। पैथोफिजियो की बात करते हैं अपन, तो पैथोफिजियोलॉजी क्या बोलती है? जैसे कोई प्लूरल इन्फेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा, तो प्लूरा जो है, यानी कि अपने पास जो पैराइटल प्लूरा और जो विसरल प्लूरा थी, वो जो प्लूरल स्पेस था उसके अंदर क्या होना स्टार्ट हो गया? फ्लूइड का कलेक्शन होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा, जो अपनी प्लूरा मेम्ब्रेन थी, दो मेम्ब्रेन थी, पैराइटल और विसरल, इनके बीच में फ्लूइड का कलेक्शन होना स्टार्ट हो गया। तो वो जो प्लूरा मेम्ब्रेन थी, प्लूरल मेम्ब्रेन, उनकी विड्थ यानी उनकी चौड़ाई के अंदर वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ऑब्वियसली अगर जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल अपन बात बताते हैं, किसी चीज को भरे जा रहे हैं, तो उस होगा क्या एट द एंड? वो साइज के अंदर इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से प्लूरल मेम्ब्रेन है, अगर प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता रहेगा तो प्लूरल मेम्ब्रेन की विड्थ यानी चौड़ाई कैसी बढ़ जाएगी? विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने के बाद में वो क्या करेगी? लंग्स अंदर की तरफ, यानी कि जैसे विसरल प्लूरा है, ठीक है, बाहर की तरफ क्या थी अपने पास? बाहर की तरफ पैराइटल प्लूरा थी, अंदर की तरफ विसरल प्लूरा थी। तो विसरल प्लूरा किससे अटैच होती है? लंग्स से अटैच होती है। तो विसरल प्लूरा की जब अपन साइज इंक्रीज करते हैं, यानी विड्थ के अंदर, चौड़ाई के अंदर, इस तरफ वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो लंग्स को क्या करेगी? कंप्रेस करेगी, लंग्स अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से लंग्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और चेस्ट कैसे हो जाएंगे? फ्रोजन, यानी कि इमोबाइल हो जाएंगे, उनमें कोई मूवमेंट नहीं रहेगी चेस्ट में।
तो अपने पास ये पैथोफिजियोलॉजी इस तरह से होती है, समझ में ही। सबसे पहले इन्फेक्शन लगा, इन्फेक्शन होने की वजह से क्या हो गया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन लगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ कि वहाँ जो प्लूरल स्पेस है या प्लूरल कैविटी, उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो गया, और एक्यूमुलेट होते होते प्लूरल मेम्ब्रेन जो है अपनी साइज के अंदर इंक्रीज हो गई, और साइज में इंक्रीज हो गई तो लंग्स को कंप्रेस करने लग गई, जिसकी वजह से लंग्स का मूवमेंट कैसे हो गया, लॉस हो गया, और चेस्ट कैसे हो गई, फ्रोजन चेस्ट, यानी कि लंग्स का टोटली मूवमेंट टोटली जो वो इमोबाइल हो गए। यहाँ तक ये अपनी पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले अपन पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, साइन सिम्टम के थ्रू अपन पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट कर लेंगे। देन नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन चेस्ट ऑस्कल्टेशन, चेस्ट परक्यूशन करेंगे। ऑस्कल्टेशन के अंदर अपन क्या करते हैं कि स्टेथोस्कोप की हेल्प से अपन चेस्ट की जो यानी कि रेस्पिरेटरी साउंड उसको अपन हियर करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे, तो एबनॉर्मल अपनों को सुनाई देगी। चेस्ट परक्यूशन इसी तरह से चेस्ट एक्सरे और सिटी स्कैन। इफ्यूजन वाली कंडीशन है, यानी कि पस वाली कंडीशन है, इफ्यूजन वाली कंडीशन है, तो इनकेस अपनों को क्लियरली वहाँ इमेज जो है वो शो हो जाएगी, इन्फेक्शन लगा है या नहीं, वो अपनों को सिटी स्कैन और एक्सरे में अपनों को आइडेंटिफाई हो जाएगी। उसके बाद अपन ब्लड टेस्ट भी लगाएंगे। ब्लड टेस्ट के अंदर अपन क्या देखते हैं कि जो पेशेंट है, एम्पाइमा वाला पेशेंट है, उसकी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो बढ़ी हुई मिलेगी। ब्रोंकोस्कोपी करवा देंगे, डायग्नोस्टिक थोरासेंटेसिस करवाएंगे। देखो, एक थोरासेंटेसिस ट्रीटमेंट पर्पस पे भी यूज़ किया जाता है और डायग्नोसिस पर्पस में भी यूज़ किया जाता है। डायग्नोसिस पर्पस में अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा सैंपल लेते हैं वहाँ से, और सैंपल लेने के बाद में अपन लैब में सेंड कर देंगे उसकी कल्चरिंग के लिए, और उसमें कोई इन्फेक्शन लगा बैक्टीरिया वगैरह तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ये डायग्नोस्टिक थोरासेंटेसिस करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि नीडल के थ्रू अपन जो नीडल है उसको अपन प्लूरल स्पेस से वहाँ इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद में वहाँ का सैंपल ले लेते हैं, वहाँ से जो फ्लूइड है वो ड्रेन आउट कर लेते हैं। इस तरह से डायग्नोस्टिक में थोरासेंटेसिस करवाएंगे। देन अपन मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं कि एम्पाइमा वाला पेशेंट है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। उसके मैनेजमेंट में अपन एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देंगे 4 to 6 वीक। एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी दे देंगे। इसके अलावा अपन एनाल्जेसिक्स देंगे। एनाल्जेसिक्स के अंदर अपन एनाल्जेसिक्स क्यों दे रहे हैं, एनाल्जेसिस जैसे उसको प्लूराइटिक शार्प पेन हो रहा था तो उसके लिए अपन पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिस देते हैं, और बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया तो अपन उसको एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल दे देंगे। थोरासेंटेसिस मैंने बताया था, जैसे कि यहाँ अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में यहाँ आपने जो फ्लूइड कलेक्ट किया वो डायग्नोसिस पर्पज से किया, और यहाँ अपन ट्रीटमेंट पर्पज से कर रहे हैं। तो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर सेम है, बस डिफरेंट है कि इसमें अपन थोड़ा सा सैंपल लेते हैं और इसके अंदर फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। अदर सिम्टोमेटिक ड्रग्स कैन बी प्रोवाइडेड, और अदर ड्रग्स जो है वो अपन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्स जो है वो कैसे मैनेज करेगी। सबसे पहले क्या होता है कि अपन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट इन लंग्स एक्सपेंडिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज टू रिस्टोर नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन। जो नर्स है वो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेगी कि जो नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइज है वो परफॉर्म करे। इससे क्या होगा कि जो आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो वापस क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। सेकंड अपन क्या करते हैं, जो नर्स होती है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि पेशेंट जो है वो बहुत पैनिक कंडीशन में होगा, उसको मतलब अजीबो गरीबो थॉट आएंगे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, तो इनकेस अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करवाना, उसको डिजीज से रिगार्डिंग प्रॉपर नॉलेज देना, या फिर जो एक नर्स होती है पेशेंट की वाइटल्स वगैरह भी मेजर करती है तो वाइटल्स भी चेकआउट करते रहना। यहाँ तक ये अपना एम्पाइमा वाला कंप्लीट होता है। थैंक यू।